नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको हायर एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि पीएचडी एडमिशन से संबंधित जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं उनकी जानकारी दी जाती है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी होती हैं उनको आपको सूचित किया जाता है, और इसी प्रकार से तमाम हायर एजुकेशन की संबंधित जो भी जानकारी होती हैं वो आपको दी जाती हैं। इसी संदर्भ में यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री का सब्जेक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत हमने 2018 से की है। 2018 से जून 2023 तक इसका हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और एक साइकिल का पेपर यानी कि जो भी एक कंडक्ट हुआ है, जून में जो कंडक्ट हुआ है या दिसंबर में कंडक्ट हुआ है, उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर करके, यानी कि 25 क्वेश्चन का एक सेट लेकर के और उसको डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। उससे संबंधित एक प्रश्न से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सबको हम डिस्कशन कर ले रहे हैं, ताकि उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बने तो वो आपको एग्ज़ाम में अगर आए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इसी क्रम में हमने 2018 का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है, और जून 2019 के अंतर्गत हमने पहले 25 क्वेश्चन यानी पार्ट 1 के अंतर्गत डिस्कशन कर लिया है। अब चलते हैं अगले 25 क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो 76 से 100 के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्योंकि ये इस पेपर में 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन जो यानी कि शुरुआत के हैं उनमें फर्स्ट पेपर का है। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं फर्स्ट पेपर को तो वो भी सॉल्व करने है, या उसका अलग से सॉल्व कराया जाएगा। लेकिन 51 से 100 क्वेश्चन जो पार्ट सेकंड होता है उसके अंतर्गत हिस्ट्री है, तो उसका हम दूसरा पार्ट यानी कि 51 से और 75 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने पहले कर लिया है, और दूसरे पार्ट के अंतर्गत हमने 76 से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्रियों की आपूर्ति होती थी? पहला है गांधार, दूसरा है कंबोज, तीसरा है मगध और चौथा है वत्स। आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर मैं इसका डिटेल आपको बताऊंगा। और साथ ही इसका पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट हो इसके बगल में जो खाली स्पेस है शॉर्ट नोट्स बना लें, और एग्ज़ाम के समय आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए कंप्लीट एक शॉर्ट नोट्स टाइप का आपके पास उपलब्ध होगा, जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि जो गांधार की बात की गई है उसका महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्रियों की आपूर्ति होती थी। और इसकी थोड़ी और व्याख्या कर देते हैं। जो वर्तमान पाकिस्तान है उसका पेशावर और रावलपिंडी जो हिस्सा है तो वो गांधार महाजनपद के अंतर्गत आता था, और इसकी राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। हमको रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना जो है भरत के पुत्र जो तक्ष थे उन्होंने की थी। पुष्कलावती इसका एक जो प्रमुख नगर था, और गांधार जो है भेड़ों के लिए, गांधार की मतलब भेड़ों की प्रशंसा की गई है। और जो फारसी शासक दारा प्रथम का जो पुत्र था छयार से जो पुत्र था उसका, ये दारा का पुत्र था छयार्स। तो और इसी को जर्किक्स कहते हैं, जर्सिक, इसके दो नाम हैं, जर्सिक्स। तो ये पर्सिपोलियन से एक जो लेख प्राप्त होता है वो भारत में उसके 3 प्रदेश गांधार, सतगु तथा सिंधु का उल्लेख किया है। तो जो हमको मिला है उसमें गांधार तो सिंपल है, आप जान सकते हैं, सतगु और सिंधु का वहाँ पे उल्लेख मिला है। और
क्लासिकल लेखकों के जो विवरण मिलता है उसमें भी यूनान के विरुद्ध युद्ध में भारतीय सैनिकों की टुकड़ी जब मिली थी तो उसका जिक्र किया गया है। तो चलते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है, कालीबंगा जहाँ प्राग हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित था? पहला है सिंध, दूसरा है पंजाब, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। इसका सही उत्तर होगा थर्ड, यानी कि माफ करिएगा, थर्ड होगा राजस्थान। तो राजस्थान का एक गंगानगर जिला है, वहीं पे कालीबंगा स्थित है और जिसकी खोज 1951 में 1951 में अमलानंद घोष ने किया था। और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के निर्देशन में यहाँ पे व्यापक खुदाई हुई थी। तो ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर जो थे ये पुरातत्व विभाग थे और इनके निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई थी। यहाँ से प्राग हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा दोनों काल के साक्ष्य मिलते हैं। और प्राक हड़प्पा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है, जिसमें 2 फसलों की खेती जो है एक साथ होती थी, उसका साक्ष्य मिला है। और साथ ही यहाँ से अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। कांच और मिट्टी की जो चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी का जो पहिया था वो मिला है। सांड की खंडित मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति मिली है। सिलबट्टा मिला हुआ है यहाँ से, तो ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही यहाँ से भूकंप के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 2 टीले पश्चिमी और पूर्वी टीले भी मिले हुए हैं और दोनों टीले जो हैं सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसको खगोलीय उपकरणों से सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है? पहला है आर्यभट्टीय, दूसरा है सूर्य सिद्धांत, तीसरा है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, तीसरा है खंडा खड़ाई का। इसका सही उत्तर होगा थर्ड, यानी कि ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जो है खगोलीय उपकरणों से सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना है। और जो इसकी रचना किया था उसको ब्रह्मगुप्त ने किया था और यह जो है संस्कृत में है। बात करें इसकी रचना की तो 628 के आसपास में इसकी रचना की गई थी ब्रह्मगुप्त के द्वारा और ये है संस्कृत में पुस्तक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत तरीके से सुमेलित है, यानी कि इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला है आर एस शर्मा, जोना विलियम्स, एल बासम, रोमिला थापर, और उनके सामने पुस्तक दिए गए हैं और इनमें से एक बताना है आपको कि कौन सा इसमें गलत है। इसका सही उत्तर होगा फोर्थ, यानी कि जो फोर्थ पुस्तक है ये गलत है, रोमिला थापर की पुस्तक नहीं है। बात करें आर एस शर्मा की पुस्तक का जो लिखा गया है अर्बन डिके इन इंडिया, ये सही है। और जोना विलियम्स की द आर्ट ऑफ गुप्ता इंडिया एम्पायर एंड प्रोविंस, ये भी सही है। एल बासम की जो पुस्तक है द वंडर दैट वाज इंडिया, ये तीनों पुस्तक सही हैं। जबकि मिथ एंड रियलिटी स्टडी इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये जो पुस्तक है ये रोमिला थापर की नहीं है और ये पुस्तक बल्कि डी कौशाम्बी की है।
ये रोमिला थापर की नहीं है, तो इस प्रकार से जो फोर्थ क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें रोमिला थापर की कुछ पुस्तकों का, तो इसमें हो जाएगा अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज। सोमनाथ भी इन्हीं की पुस्तक है। मतलब हम रोमिला थापर की पुस्तक कुछ बता रहे हैं आपको, तो वो नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज, दूसरा है सोमनाथ, तीसरा है एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री, चौथी है द पास्ट एंड प्रेजेंट, पांचवी है कल्चरल पास्ट, और पांचवी है हिस्ट्री एंड बियॉन्ड। तो इस प्रकार से इनकी कुछ पुस्तकें हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 80 और 81 यानी कि पैराग्राफ है, और उसके तहत आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, 2 क्वेश्चन का। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है, एक क्वेश्चन है 80 नंबर का। यहाँ इंगित पूर्व मध्यकाल का प्रारंभ लगभग कब हुआ? एक है तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों को दिए गई भूमि अनुदानों का क्या परिणाम हुआ? यह ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं और उसके साथ में और भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने शासकों की स्थिति को सुदृढ़ किया। इसके कृषि का विकास हुआ, क्योंकि प्राय अनुदान प्राप्तकर्ता को खेतों के तहत नई भूमि लानी पड़ती थी। भेदभाव विहीन ग्रामीण समाज का और स्तरीकरण हुआ। धार्मिक संस्थाओं और व्यक्तियों को भूमि अनुदान प्रदान करने की प्रथा की शुरुआत 600 ईस्वी से हुई, और इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन से अवेयर हो गए, अब चलते हैं पैराग्राफ की तरफ और इसको पढ़ते हैं। पूर्व मध्यकाल के राजनीतिक इतिहास में राज्यों और भूमि अनुदानों का विस्तार देखने को मिला। ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदानों ने राजनीतिक शक्तियों के विधि मान्यकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और कृषि संबंधों पर उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में कृषि का विस्तार हुआ, और ग्रामीण समाज अत्यधिक स्तरीकृत बन गया। यह शहर अवनति का काल नहीं था। यह दक्षिण भारत को देखने से बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ शिल्पों, शहरों, व्यापार और व्यापार संघों का पर्याप्त विकास हुआ। उपमहाद्वीप चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापारिक संबंधों में काफ़ी विस्तार हुआ। भक्ति, पूजा, धार्मिक विचार और व्यवहार की प्रमुख विशेषता थी। मंदिर न केवल पवित्र थे, बल्कि शहर केंद्रों के मूल और राजनीतिक प्रतीक भी थे। उन्हें पर्याप्त संरक्षण मिला, जिसके कारण वे विभिन्न सामाजिक समूहों के क्रियाकलापों और आकांक्षाओं के केंद्र बिंदु बन गए। संस्कृत और देसी भाषाओं में अनेक पुस्तकों की रचना सहित सांस्कृतिक क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। मंदिर स्थापत्य कला और मूर्तिकला का विकास और परिष्करण हुआ। विभिन्न क्षेत्रीय शैलियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगी। 600 से 1200 ईस्वी के दौरान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तरों पर घटनाक्रमों ने विशिष्ट क्षेत्रीय संगठनों और प्रतिमानों में निश्चित रूप धारण किया। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं पे मिल गया कि उसकी शुरुआत लगभग 600 से होती है। तो चलते हैं, आपको और बताते हैं डिटेल में क्वेश्चन की तरफ। पहला जो दिया गया है, दूसरे का आंसर तो मिल गया 81 का, माफ़ करिएगा 80 का। यहाँ इंगित पूर्व मध्यकाल का प्रारंभ कब से माना जा रहा है? तो 600 से लेकर के 1200 ईस्वी वहाँ पे बताया गया है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा फोर्थ। और जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ ब्राह्मणों को दिए गए भूमि अनुदानों के क्या परिणाम हुए? तो इसके लिए 4 विकल्प है, और इसमें से हमने ऊपर देखा कि उसने शासकों की स्थिति को सुदृढ़ किया, इससे कृषि का विकास हुआ, ये तो पहला सही हो जाएगा। पहला कथन सही हो जाएगा। इससे कृषि का विकास हुआ, क्योंकि प्रायः अनुदान प्राप्तकर्ता को खेती के तहत नई भूमि लानी पड़ती थी, ये भी सही है।
और जो तीसरा कथन है, भेदभाव विहीन ग्रामीण समाज का और स्थिरीकरण हुआ, ये भी सही है। धार्मिक संस्थाओं और व्यक्तियों को भूमिदान प्रदान करने की प्रथा की शुरुआत 600 ईस्वी से हुई, तो ये कथन गलत हो जाता है। इसका जो विकल्प होगा वो हो जाएगा सेकेंड। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा। अभी यहाँ व्याख्या कर देते हैं इसकी थोड़ी। पूर्व मध्यकाल हम जो जानते हैं 600 से लेकर के और 1200 ईस्वी तक माना जाता है। तो उसका राजनीतिक इतिहास हर्ष और उसके बाद जो आरंभिक जो मध्यकालीन राजवंश थे उनके द्वारा व्यापक स्तर पर भूमि का अनुदान दिया गया, और ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदानों ने जो राजनीतिक शक्ति का जो विधि मान्यकरण में उसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्राह्मणों को अधिकतर वही भूमि अनुदान में प्राप्त होती थी जिस पर कभी खेती नहीं हुई थी। इम्पोर्टेंट है लाइन, इसको याद रखिएगा। ब्राह्मणों को अधिकतर वही भूमि अनुदान में प्राप्त होती थी जिस पर कभी खेती नहीं हुई रहती थी। ब्राह्मण प्राप्त भूमि को खेती योग्य बनाते थे और जिससे कृषि का विकास हुआ। इससे जो ग्रामीण समाज का स्तरीकरण हुआ, और पहले ब्राह्मण के पास भूमि कमी होती थी और अब उसके पास कुछ भूमि हो गई। और धार्मिक संस्थाओं और व्यक्तियों को भूमि अनुदान की प्रथा की शुरुआत प्रथम शती ईसा पूर्व में दक्कन में सातवाहनों ने जारी किए। तो ये जो चौथा कथन है ये इस तरह से गलत हो जाएगा। तो जो धार्मिक संस्था है और व्यक्तियों को भूमि अनुदान की जो प्रथा है वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जो दक्कन का क्षेत्र था वहाँ पे सातवाहनों द्वारा जारी किया गया। तो इस प्रकार से ये तीन कथन सही हो जाएंगे और चौथा कथन गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 है। यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं और आपको उसके लिए कूट दिए गए हैं, तो उसमें से बताना है कि कौन सा कूट सही है। अभी कथन यानी कि कथन ये है कि पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती थी, परंतु यह यूरोपीय सामंतवाद से काफ़ी भिन्न था। कारण है, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल शहरी विकास का काल था, जैसा कि शिल्पों, व्यापार संघों और शहरी केंद्रों के विकास से स्पष्ट है। इसके लिए कोड दिया गया है। पहला है ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा है कि ये गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आप उत्तर देने का प्रयास करें। इसका सही हो जाएगा सेकेंड, यानी कि दोनों जो कथन है वो सही है लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसका थोड़ा आपको व्याख्या दे दें तो पूर्व मध्यकाल में यूरोप और एशिया में हमें कई परिवर्तन देखने को मिलता है। उस समय जो प्राचीन रोमन साम्राज्य और जो शेष एशिया के साथ भारत का जो बृहद व्यापार होने का कारण था, इसी कारण से इन पर परिवर्तन पड़ा। और रोमन साम्राज्य के विघटन होने के उपरांत जब पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार का समाज और नई शासन प्रणाली का जब उदय हुआ, तो यह जो नई प्रणाली थी सामंतशाही कहलाई। और इसकी उत्पत्ति आप जानते ही हैं कि फ्यूडल शब्द से हुई, और जिसको अंग्रेजी में फीफ कहते हैं। यूरोप में राजा अपने सामंतों को अपने प्रति निष्ठावान होने के लिए शपथ दिलाता था, और जब निष्ठावान हो जाते थे तो उनको जागीर दी जाती थी। और जबकि पूरे मध्यकालीन भारत में ऐसा नहीं था। यहाँ सामंत एक राजा को छोड़ करके दूसरे राजा के प्रति निष्ठावान हो जाते थे और राजा उनकी जागीर वापस नहीं ले पाता था। तो ये भारत की कंडीशन थी। पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था अधिक सुदृढ़ आधार पर वो केंद्रित थी। ऐसा होने का जो कारण था वो 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो चोलों और चालुक्यों के शासनकाल में दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था को प्रश्रय मिला था। तो
तो जो चोल साम्राज्य में कृषि की जो रक्षा एवं विस्तार हुआ, सिंचाई के नवीन साधनों की उत्पत्ति हुई, व्यापार और उद्योगों की प्रगति में जो बाधक कारण बने उनको समाप्त किया गया, और दक्षिण भारत में मतलब कि अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक नवीन व्यवस्था को जन्म दिया गया। तो इस प्रकार से थोड़ा सा व्याख्या हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, पूर्व मध्यकालीन भारत में सांप्रदायिक धार्मिक समूहों का विकास हुआ। इनमें से भक्ति पूजा पर बल देने वाले सिद्धांतवादी संप्रदाय लोकप्रिय हुए। दूसरा है, मंदिर राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यों के गतिशील स्थल बन गए। तीसरा है, पूर्व मध्यकालीन भारत के शहरी केंद्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें से एक को प्रशासनिक शहर और दूसरे को वाणिज्यिक शहर कहा जा सकता है। और जो चौथा है, चूंकि मंदिरों ने विभिन्न सामाजिक समूहों को आकृष्ट किया, इस प्रकार उन्होंने अपवर्जन के पक्षधरों का विरोध किया। अब इसके लिए कूट दिया गया है। पहला कूट है कि 1, 2 और 4 सही है। दूसरा है 2, 3 और 4 सही है। तीसरा है 1, 2 और 3 सही है। चौथा है 1 और 2 सही है। तो आपको बताना है, आप तब तक अपना उत्तर चुन सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट सही हो जाएगा। पूर्व मध्यकालीन भारत में सांप्रदायिक धार्मिक समूहों का विकास हुआ और इनमें से भक्ति पूजा पर बल देने वाले सिद्धांतवादी संप्रदाय लोकप्रिय हुए। दूसरा कथन भी सही हो जाएगा, मंदिर राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यों का गतिशील स्थल बन गए। और जो चौथा कथन है ये भी सही हो जाएगा, चूँकि मंदिर के विभिन्न सामाजिक समूहों को आकृष्ट किया, इस प्रकार उन्होंने अपवर्जन के पक्षधरों का विरोध किया। अब इसकी थोड़ी हम व्याख्या दे देते हैं कि क्यों तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो पूर्व मध्यकालीन शासन प्रणाली और जो सल्तनत कालीन प्रणाली थी उसमें अंतर था। सल्तनत कालीन शासन प्रणाली में ऐसे सामाजिक शक्तियों को उसने जन्म दिया जिन्होंने पहले की तुलना में बेहतर आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया। और पूर्व मध्यकालीन भारत में जो शहरी केंद्र विभाजित नहीं था बल्कि समेकित रूप से एकीकृत था। और सल्तनत काल में आकर शहर को मोटे तौर पर 4 वर्गों में हम बांट सकते हैं, जैसे कि प्रशासनिक शहर, धार्मिक शहर, शिल्पकारों से संबंधित नगर और बंदरगाहों पर जो बसे हुए नगर थे। तो इस प्रकार से तो जो तीसरा कथन है वो गलत हो जाता है और उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 1, 2 और 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, 600 से 1200 ईस्वी के बीच की अवधि के दौरान क्षेत्रीय संगठनों के उदय के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक नहीं है? पहला है संस्कृत ग्रंथों का विकास, दूसरा है देसी भाषाओं का विकास, तीसरा है स्थापत्य कला और कला का परिष्करण, चौथा है कला और स्थापत्य कला की विशिष्ट क्षेत्रीय शैलियों का उदय। और इसके लिए कूट दिया गया है। पहला है 2 और 4 सही है, दूसरा है 3 और 4 सही है, तीसरा 1 और 2 सही है और चौथा 1 और 2 सही है। तो आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही हो जाएंगे।
तो अगर इसकी व्याख्या करें तो 600 से 1200 ईस्वी के बीच की जो अवधि थी, ये इसमें संस्कृत भाषा का तो विकास हुआ, लेकिन क्षेत्रीय संगठनों के विकास में योगदान नहीं दिया गया। क्षेत्रीय संगठनों के विकास में देसी भाषाओं के विकास ने अत्यंत योगदान दिया। लोक प्रयोग में संस्कृत शब्दों के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा, और विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत की कश्मीर, पंजाबी, सिंधी, नेपाली और सौरसेनी तथा मराठी भाषाओं का जो विकास हुआ वो अपभ्रंश से ही हुआ। और स्थापत्य कला और कला के परिष्करण से क्षेत्रीय संगठकों ने उदय में कोई सहायता नहीं दी, और क्षेत्रीय संगठकों के उदय के बाद क्षेत्रीय शासक वर्ग ने अपने अपने क्षेत्र की स्थापत्य शैली के विकास में सहयोग तथा प्रोत्साहन दिया। और उस काल में मूर्तिकला की अपेक्षा स्थापत्य कला का हमें अधिक विकास देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसका जो कूट होगा वो थर्ड यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85। सिखों द्वारा मुक्त रसोई यानी जिसे लंगर कहा जाता है की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? पहला है हिंदू मंदिरों से, दूसरा है गिरजाघरों से, तीसरा है सूफी दरगाहों से, चौथा है शंकराचार्य के मठों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सूफी दरगाहों से। सूफी धर्म में जो साधक थे वो दरगाह में मुफ्त भोजन की व्यवस्था करनी होती थी। साधकों को वहाँ पे व्यवस्था ये करनी होती थी। सूफी जो अब्बास जो हैं वो कहते हैं कि यदि कोई मुरीद किसी दरवेश को पेट भर खाना खिलाता है तो वो रात भर ईश्वर की प्रार्थना से बेहतर है। सिख धर्म में लंगर की व्यवस्था सूफी दरगाहों के अनुसरण पर ही आरंभ हुई, और ऐसा माना जाता है कि सिख धर्म में जो लंगर और या जो मुफ्त रसोई का प्रचलन जो है सबसे पहले सिख गुरु जो गुरु नानक हैं उनके द्वारा प्रारंभ की गई। और यह धर्म जाति, रंग, नस्ल, उम्र, लिंग या सामाजिक स्थिति की बिना परवाह किए हुए सभी लोगों में समानता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। और सिख धर्म दूसरे गुरु जो गुरु अंगद थे वो सिख परंपरा के लिए सभी सिख मंदिर परिषद में जो लंगर व्यवस्था है उसको लागू करने के लिए जाने जाते हैं। और तीसरे गुरु जो अमरदास हैं वो लंगर को एक प्रमुख संस्थान के रूप में सत्यापित कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86। एक तरफ स्रोत है और दूसरी तरफ वो क्षेत्र से बताना है कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है। माफ करिएगा। पहला चचनामा, और दूसरा है रियाज उल सलातीन, तीसरा है मिराद अहमदी, और चौथा है नुस्खा दिलकुशा। तो यहाँ आप मैच कर सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा चचनामा जो है ये हो जाएगी सिंध की। तो आप यहाँ से विकल्प से देख सकते हैं कि ए का फोर्थ किस में है, पहले में है। और जो रियाज उल सलातीन है वो हो जाए, उसका संबंध हो जाएगा बंगाल से। ये थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब कर रही है। इसका संबंध हो जाएगा बंगाल से।
मीरात ए अहमदी का संबंध है वो गुजरात से है। और नुस्खा ए दिलकुशा का संबंध दक्कन से है। तो आप देख सकते हैं ए का फोर्थ इसमें है और इसमें है, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। बी है रियाज उस सलातीन, ये है बंगाल, बी का थर्ड, तो बी का थर्ड ये है, तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। 18वीं शताब्दी के स्रोत तुफात उल हिंद निम्नलिखित में से किस बोली में विशाल शब्दावली दी गई है? पहला है ब्रज, दूसरा है अवधी, तीसरा है राजस्थानी और चौथा है गुजराती। इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ब्रज। तो तुफात उल हिंद की जो रचना है मिर्जा हान इब्न फर अल दीन द्वारा की गई। ये तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। इसकी जो रचना है मिर्जा हान इब्न फर अल दीन, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। अल दीन है, दीन नहीं। तो तुफात उल हिंद की जो रचनाकार है मिर्जा हान इब्न फर अल दीन थे। और इसका तुफात उल हिंद का अर्थ होता है भारत से उपहार। और यह पुस्तक मुग़ल सम्राट औरंगजेब के पुत्र के लिए लिखी गई थी। और तुफात उल हिंद जो है 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में लिखी गई थी। और इस पुस्तक में ब्रज जो वर्णमाला है उसका प्रयोग किया गया था। और ये जो है 7 अध्यायों में लिखा गया पुस्तक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासन काल में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार या यात्री मुबारक खिलजी के शासनकाल के दौरान बढ़ती कीमतों के बारे में उल्लेख करता है? पहला है शेख मुबारक, दूसरा है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तीसरा है सैफुद्दीन अली यज़दी, चौथा है मिर्ज़ा हैदर दुगलत। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की तो ये अपने राज्य में विस्तृत आर्थिक नियम को लागू किया और जिसकी व्याख्या में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किया गया है। और इस आर्थिक नियमों से सल्तनत काल में मूल्य नियंत्रण में बहुत मदद मिली, जिसकी हमको जानकारी बर्नी से मिलती है। और उसके जीवन काल तक, मतलब कि अपने जीवन काल तक उसको बनाए रखा। लेकिन शेख मुबारक जो हैं वो बताते हैं कि यह सब कुछ केवल एक व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य पर निर्भर था, यानी कि उसकी मृत्यु के बाद से ही उसके बाजार नियम जो हैं वो समाप्त हो गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89। फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ने गोलकुंडा के राजधानी नगर को क्या नाम दिया? पहला है गोलकुंडा, दूसरा है भागनगर, तीसरा है फलकनुमा और चौथा है हैदराबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड भागनगर। हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल इसका एनालिसिस कर लेते हैं ट्रेवेनियर की। तो जो ये थे ट्रेवेनियर वर्ष 1638 से 1666 ईस्वी तक, 1638 से ये 63 ईस्वी तक ये भारत की इस बीच में 6 बार यात्रा किया था।
और यह पेशे से क्या थे, जौहरी थे, और ये शाहजहाँ के काल में भारत आए थे। अपनी प्रथम 2 यात्राओं के काल में ही ट्रेवेनियर ने लगभग सारा हिंदुस्तान छान लिया था, यानी कि पूरा भ्रमण कर लिया था। प्रथम यात्रा काल में उसने सूरत, बुरहानपुर, आगरा, ढाका, गोवा तथा गोलकुंडा की यात्रा किया था। गोलकुंडा में उसने हीरे की खानों के बारे में पता किया और संभवतः खानों को देखा भी था। दूसरी यात्रा में और तीसरी यात्रा में भी वो गोलकुंडा गया था। वहाँ गोलकुंडा के व्यावसायिक उद्देश्यों से वो जाता था वहाँ पे। और वर्ष 1957 यानी कि 1657 में उसने मुग़ल अमीर जो शाइस्ता खां द्वारा आर्डर किए गए सामान की आपूर्ति हेतु यात्रा की। उसने गोलकुंडा को भागनगर नाम दिया और इसकी यात्रा वृत्तांत जो है ट्रेवल्स इन इंडिया का प्रकाशन 1676 में हुआ। यानी कि इसकी जो बुक है उसका नाम है ट्रेवल्स इन इंडिया। तो ये इसकी पुस्तक है, इसी में जिक्र किया गया है। और इसका प्रकाशन जो है कब हुआ था, 1676 में। तो इसमें इसने मुग़ल साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। ताप्ती नदी के किनारे लगभग 1400 ईसा पूर्व में बुरहानपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यह आपको बताना है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नासिर खां फारूकी के द्वारा। ये जो फारूकी जो राजवंश था इसकी स्थापना 1382 ईस्वी में मलिक अहमद ने किया था। और इसके जो अगले शासक थे नासिर खां फारूकी, वो असीरगढ़ किले को जीत लिया और उसको अपनी राजधानी बनाया। और बाद में इसने ताप्ती नदी के किनारे लगभग 1400 ईस्वी में यानी कि बुरहानपुर की स्थापना की और इसको अपनी राजधानी बनाया। 1599 ईस्वी में मुग़ल सम्राट यानी कि 1599 ईस्वी में अकबर ने इस पे कब्जा कर लिया, यानी बुरहानपुर पे कब्जा कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ शासक दिए गए हैं और उनका क्षेत्र दिया गया है और उसके बाद विकल्प दिए गए हैं आपको कूट की कौन सा कूट सही है। तो मलिक जो सरवर है उनका संबंध आप जानते हैं कि जौनपुर से है। जफ़र खां जो हैं वो गुजरात से संबंधित हैं। तो ए का हो जाएगा थर्ड, तो यानी फोर्थ गलत हो जाएगा और सेकंड गलत हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का हो जाएगा फर्स्ट, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि थर्ड सही हो जाएगा। वैसे जो दिलावर खां लोधी हैं इनका संबंध जो है मालवा से है और अहमद हसन का संबंध अलाउद्दीन हसन माफ़ करिएगा, अलाउद्दीन हसन का संबंध बहमनी सल्तनत से है। तो इस प्रकार से जो थर्ड उत्तर है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92। मंगोल खां तर्मासिरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। पहला है गियासुद्दीन तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा है सुल्तान मोहम्मद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मंगोल शासक तर्मासिरीन ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया था। अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय से ही सल्तनत पर मंगोल के आक्रमण की हमेशा समस्या बनी रहती थी। और मंगोलों का जो आखिरी आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ट्रांसआक्सियाना के जो शासक थे तर्मासिरीन, उनके द्वारा 1327 ईस्वी में हुआ। और इसकी जानकारी हमें इसामी देते हैं और वो बताते हैं
कि मंगोल हार कर भाग गए, जबकि अन्य इतिहासकार फरिश्ता कहते हैं कि मंगोलों को सुल्तान द्वारा रिश्वत दी गई थी और जिसके कारण वो चले गए थे। बर्नी जो है इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 93। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान 1579 में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? पहला है अबुल फजल और शेख मुबारक, दूसरा शेख मुबारक और अब्दुल नबी, तीसरा है अब्दुल नबी और बदायूनी, चौथा है शेख मुबारक और फैजी। इसका सही उत्तर है पहला अब्दुल फजल और शेख मुबारक। सितंबर जो 1579 ईस्वी में जो सदर सुदूर जो थे अब्दुल नबी, वो कई मुस्लिम उलेमाओं के हस्ताक्षर के साथ एक धार्मिक घोषणा पत्र यानी मजहर को जारी किया। और मजहर जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक तथा उनके जो पुत्र फैजी और अबुल फजल द्वारा दी गई थी। शेख मुबारक ने इसका प्रारूप तैयार किया और अकबर को इमाम आदिल यानी कि जो प्रधान व्याख्याकार के रूप में स्वीकार किया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत सिंध के इतिहास से संबंधित हैं? फतवा जहांदारी, दूसरा है मिरात सिकंदरी, तीसरा है तारीख ताहिरी, चौथा है मजहर शाहजहानी। इसके लिए विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, यानी कि जो थर्ड और फोर्थ है तारीख ताहिरी और मजहर शाहजहानी, इनका संबंध जो है सिंध से है। तो तारीख ताहिरी की अगर हम बात करें तो इसकी रचना जो है मीर ताहिर मोहम्मद नस्यानी द्वारा जो किया गया था, यानी कि तारीख ताहिरी की जो रचना है मीर ताहिर मोहम्मद नस्यानी, ये हुआ था इसकी रचना 1621 में। और मजहर शाहजहानी की जो रचना है इसकी रचना जो है यूसुफ मिराक द्वारा की गई थी, यूसुफ मिराक। और इसका संबंध है 1634 में। और ये जो दोनों पुस्तक हैं इनका संबंध है सिंध के इतिहास से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95। भारत और उज्बेकिस्तान के दो बंदरगाहों के नाम बताइए जो हिंदू कोह या सिंध कोह को दोनों साम्राज्यों की सीमा तय करने पर सहमत हुए। पहला है अकबर और अब्दुल्ला खां उज़्बेक, दूसरा है जहांगीर और अब्दुल्ला खां उज़्बेक, तीसरा है जहांगीर और अब्दुल्ला मुमीन उज़्बेक, चौथा है शाहजहां और इमाम कुली। इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट अकबर और अब्दुल्ला खां उज़्बेक। तो मुगल साम्राज्य के समय में अफगानिस्तान भारतीय साम्राज्य, जो अफगानिस्तान था वहाँ भारतीय साम्राज्य जिसकी सीमाएं जो थे हिंद को यानी हिंद कोश तक पहुँच गई थी। और अब्दुल्ला खां उज़्बेक जो 1583 यानी कि 1583 ईस्वी में वहाँ का शासक बना था, उसके नेतृत्व में उज़्बेकों ने अपनी शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। तो मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा जब काबुल विजय किया गया तो मुग़ल सेनाएं अब्दुल्ला खां उज़्बेक की सीमाएं से मिलने लगी
और वर्ष 1585 ईस्वी में अकबर ने इसी के संबंध में वो रावलपिंडी में अपना डेरा डाला और 1598 में अब्दुल्ला खां उज़्बेक की मृत्यु के बाद 13 वर्ष के बाद वो आगरा लौटा। और अब्दुल्ला खां उज़्बेक को मतलब 1586 को अकबर के दरबार में दोनों देशों की सीमा हिंदको या हिंदकुश बनाए जाने के लिए अपना राजदूत भेजा और दोनों देशों इस पे सहमति बन गई कि उसको सीमा मान लिया जाए, हिंदको या हिंदकुश को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, ताकावी ऋणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है। तो पहला है कि ये कृषि प्रयोजनों हेतु किसानों को दिए जाते थे, और जो दूसरा है इसके अंतर्गत ये व्यापारिक प्रयोजनों हेतु व्यापारियों को दिए जाते थे, और तीसरा है कि ये चौधरियों और मुकद्दमों के माध्यम से दिए जाते थे जो अलग अलग किसानों को वितरण करते थे, और जो चौथा है चौधरी और मुकद्दमों उनकी अदायगी के लिए गारंटी नहीं देते थे। तो इसके लिए आपको कूट दिया गया है और बताना है कि इसमें से कौन सा कूट सही है। तो आप गेस कर सकते हैं तब तक। इसमें से बताना है आपको कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। जो चौथा उत्तर है सही हो जाएगा, यानी कि जो सेकंड और फोर्थ है ये सही होगा। ये व्यापारिक प्रयोजनों हेतु प्रयोग व्यापारियों को दिए जाते थे, और जो चौथा है कि चौधरी और मुकद्दमों उनकी अदायगी के लिए गारंटी नहीं देते थे। तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। कृषि के बाहर बारिश हो रही है तो कृपया उसको इग्नोर करें। अब 4 क्वेश्चन और बच गया है, हम जल्दी से डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो कृषि के विस्तार तथा बेहतरी के लिए प्रशासन की ओर से विशेष परिस्थितियों में कृषकों को सहायता दिया जाता था, और अकाल पड़ने पर भू राजस्व में छूट प्रदान किया जाता था। तो इसके लिए कृषकों को तकावी ऋण या सुंदर प्रदान किया जाता था, जिस पर कोई ब्याज वाज नहीं लिया जाता था, और ऋण दी गई जो धनराशि है उसको सरल किस्तों में वसूल किया जाता था। तो इसकी ये व्याख्या हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, मीर जुमला ने अहोम राज्य पर हमला करके अहोम की राजधानी गढ़वाल पर कब्जा कर लिया, और 1663 ईस्वी में अहोम राज्य और उसके बीच एक संधि हुई। अहोमों ने किस वर्ष मुगलों को कूच हाजी छोड़ने और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया? तो इसके लिए विकल्प दिए गए हैं 4, आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 97, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, यानी 6081 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, उसने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर 2 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया। यहाँ यात्री बिस्तर और पका भोजन प्राप्त कर सकते थे। बिना पके भोजन की आपूर्ति की भी व्यवस्था थी। उसने ऐसे लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। यह शासक कौन है? पहला है इब्राहिम लोदी, दूसरा है शेर शाह, तीसरा है अकबर और चौथा है शाहजहां। बताना इसका कौन सा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 98, इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, शेर शाह।
अगर हम बात करें शेर शाह की, तो इनकी अफ़गान जो शासक थे और इनके लिए फ़ारसी इतिहासकारों से हमें जानकारी मिलती है, जिसमें से अब्बास खां सरवानी, जिन्होंने तारीख़ शेर शाही नामक ग्रंथ लिखा था फ़ारसी में। और इस पुस्तक को तोहफ़ा अकबर शाही भी कहा जाता है, यानी कि तारीख़ शेर शाही पुस्तक को तोहफ़ा अकबर शाही भी कहा जाता है। और इसको कौन लिखा है? अकबर खां सरवानी। और अब अगला बात करें कि अहमद यादगार ने तारीख़ सलातीन अफ़गान फ़ारसी में लिखा। अहमद यादगार ने तारीख़ सलातीन अफ़गान फ़ारसी भाषा में लिखा, और अब्दुल्ला ने तारीख़ दाऊदी फ़ारसी में लिखा, और इसके साथ ही नियामतुल्लाह ने फ़ारसी में तारीख़ खान जहानी लिख देते हैं। थोड़ा सा चीज़ें जटिल हो जा रही हैं। तारीख़ दाऊदी, तारीख़ दाऊदी ये फ़ारसी में है, इसको लिखा है अब्दुल्ला नियामतुल्लाह जो है, नियामतुल्लाह ने तारीख़ खान जहानी लिखा। और एक पुस्तक अभी हमने आपको बताया अहमद यादगार ने तारीख़, चलिए इसको भी यहाँ लिख देते हैं, तारीख़ सलातीन अफ़गान। इसके रचनाकार जो है अहमद यादगार हैं। और एक बताया आपको तारीख़ शेर शाही, ये अब्बास खां सरवानी ने लिखा, जिसको तोहफ़ा अकबर शाही भी कहा जाता है। तो ये सारी पुस्तकें शेर शाह के बारे में हमको जानकारी देती हैं, और उन्हीं में इन सब का विस्तार से जिक्र किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? पहला है तंबाकू, दूसरा है पान, तीसरा है काजू, और चौथा है अनानास। इसका सही उत्तर है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में कपास धुनने के चाँप का प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ मिलता है? पहला है मिफ्ताह उल फुज़ला, दूसरा है काव्या लेक्सिकन, तीसरा है सीरत ए फ़िरोज़ शाही, और चौथा है फुतुहात फ़िरोज़ शाही। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड, काव्याज लेक्सिकन। तो अगर इसकी व्याख्या थोड़ा कर दें तो भारत में दुनिया के चाप, यानी कि प्रचलन, दुनिया के चाप का जो प्रचलन हुआ था 12 से 14वीं शताब्दी में हुआ था, और ये जो है भारत से आया था। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे भारत में ही मानते हैं। और काव्याज लेक्सिकन नामक जो ये पुस्तक है, ये कपास धुनने के चाप का प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ मिलता है, और ये जो है पुस्तक फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। तो इस प्रकार से आज का हमारा 25 क्वेश्चन का डिस्कशन समाप्त हुआ। थोड़ी आज तबीयत ख़राब थी तो अच्छे से डिस्कशन नहीं हुआ, और बीच में बारिश भी आ गई तो डिस्टरबेंस बना रहा, लेकिन फिर भी हमने 25 क्वेश्चन का अच्छे से डिस्कशन किया, यानी कि व्याख्याएं जो कि हमने उसको सही से किया। तो इसी के साथ ही हम यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
और साथ ही आपको कैसा लगा, कुछ सुझाव हो जो संबंधित, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम अगले वीडियो में उसको उस सुझाव पे अमल करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।